हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं क्लास की के लिए लेकर आ गए हैं 2026 का प्री बोर्ड एग्ज़ाम। बायोलॉजी सब्जेक्ट बायोलॉजी है। अब हम हमारे जो वीडियो हैं वो 2016 से लेकर और 2025 तक के क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12वीं का जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो है 2026 का प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो 5 फरवरी को हुआ था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। सभी क्वेश्चंस जो हैं कंपलसरी हैं। 5 सेक्शन बना रखे हैं क्वेश्चन पेपर के और 35 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, 1 अंक का है। सब्जेक्ट सेक्शन बी में जो है 7 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन 2 अंक का है, यानी 14 नंबर का सेक्शन हो गया। सी सेक्शन जो है उसमें 5 क्वेश्चन हैं और 3 नंबर का, यानी 15 नंबर का वो हो गया। सेक्शन डी में 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, 4 अंक के हैं दोनों। और ई में 3 क्वेश्चन हैं, उसमें 5 अंक हैं। तो इस तरह से ये पैटर्न दे रखे हैं। 5 सेक्शन दे रखे हैं, 5 में अलग अलग तरह से क्वेश्चन डिवाइड कर रखे हैं। तो हम पहला सेक्शन ए कर लेते हैं। सेक्शन ए है इसमें सभी क्वेश्चन 1 अंक के हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स डबल फर्टिलाइजेशन एंश्योर्स। तो इसमें बी क्वेश्चन आएगा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। दोनों एक साथ साथ बनेंगे, एम्ब्रियो भी डेवलपमेंट होगा और एंडोस्पर्म भी बनेगा। तो ये दोनों सिंक्रोनाइजेशन इनकी दिखाई देगी। तो बी ऑप्शन है इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। अब कौन सा हार्मोन है जो कि कार्पस उसको मेंटेन करेगा? तो ये HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है? सिक्रेट करता है। किससे सिक्रेट होता है? ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू से सिक्रेट होता है। एम्ब्रियो का जो ब्लास्टूला का जो बाहर वाली लेयर होती है वो ट्रोफोब्लास्टिक होती है, उससे सिक्रेट होता है। और लगभग 9 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के 9 दिन के बाद ये जो है सीक्रेट हो जाता है ये हार्मोन। और ये क्या करता है? ये कॉर्पस लूटियम को डिजनरेट होने से बचाता है। HCG हार्मोन जो है ये प्रिवेंट्स द कॉर्पस लूटियम फ्रॉम डिजनरेटिंग अलाउिंग टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्ट्रोन। और फिर क्या है, वो अलाउ कर देता है कॉर्पस लूटियम को कि प्रोजेस्ट्रोन को कंटिन्यू प्रोड्यूस करता रहे। और जो प्रोजेस्ट्रोन है ये एसेंशियल है किसके लिए? यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए। और जो कि यूट्रस की लाइनिंग जो है वो प्लेसेंटा, जब तक प्लेसेंटा आ जाता है तब तक वो उसके ज़रूरी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए प्लेसेंटा होना ज़रूरी है। तो इस वजह से HCG हार्मोन जो है इसमें ये आ जाएगा जो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है, ज़रूरी है उसके लिए। तो सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स बाईपास द बोथ फैलोपियन ट्यूब्स एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी। ये कह रहे हैं कौन सी 2 टेक्निक हैं जो बाईपास कर जाती हैं फैलोपियन ट्यूब को और उसके आउटसाइड द बॉडी उसकी फर्टिलाइजेशन होती हैं। देखिए 4 ऑप्शन दे रखी हैं, जिफ्ट, गिफ्ट, ICSI और IOI। देखिए पहले हम जिफ्ट के बारे में जान लेते हैं। जिफ्ट क्या होती है? जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज। इसमें हम जाइगोट को ट्रांसफ़र करते हैं, या तो जाइगोट है या फिर 8 ब्लास्टोमेर तक की स्टेज तक को हम इसमें फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें भी फैलोपियन ट्यूब बाईपास नहीं होती, इसमें फैलोपियन ट्यूब इंक्लूडेड होती है। सेकंड है गिफ्ट, ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। देखो इसमें भी फैलोपियन ट्यूब आ रही है तो इसमें बाईपास नहीं हो रही। इसमें गैमेट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में एक डोनर से फीमेल के अंदर जो इसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो डोनर से इसमें ओवम को, गैमेट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये भी नहीं है। तीसरा है ICSI, ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफ़र होता है, स्पर्म इंजेक्शन होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रोसीजर में एक स्पर्म ले लेते हैं, वो डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम में इन टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। ये मतलब इसमें फैलोपियन ट्यूब यूज़ नहीं होती, बाहर आउटसाइड द बॉडी है।
तो इसमें डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर लेते हैं ओवम के अंदर एम्ब्रियो बनाने के लिए। तो ये इसका जो सही आंसर है। IUI क्या है, इसमें क्या करते हैं, ये इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन होता है IUI। इसमें सीमन कोलेक्ट कर लेते हैं या तो हस्बैंड से या फिर हेल्दी डोनर से, किसी भी सीमन से ले लेते हैं और उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं या तो वेजाइना में और या तो इनटू यूट्रस में। तो इसमें भी फैलोपियन ट्यूब आ जाती है। एक ऐसा ये ICSI है जो आउटसाइड द बॉडी होता है। तो ये इसका सी ऑप्शन है, ये सही आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन जो है वो हेमोफीलिया इज एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्ड एन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, तो इसका जो है इट ऑपरेट्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट, ये आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जब सबस्ट्रेट होगा तब ये ऑपरेट्स करता है। छठा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन द वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि वेरिएशन कोज नहीं करता, क्रॉसिंग ओवर, मतलब वेरिएशन में भाग नहीं लेता। वो क्रॉसिंग ओवर से भी वेरिएशन आती है, म्यूटेशन से भी आती है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन ऐसा है जिससे वेरिएशन नहीं आती, क्योंकि इसमें जो डॉटर सेल बनती हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसी होती है। क्लोन भी बोल सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो डॉटर सेल बनती है उनको हम क्लोन भी बोल सकते हैं, इसलिए इसमें वेरिएशन नहीं आती है। तो ये आ जाएगा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन से भी वेरिएशंस आती हैं। तो सी ऑप्शन है इसका सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय, किसने दी थी मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओपेरिन ने दी थी, ओपेरिन हाल्डेन ने दी थी। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कोलोस्ट्रम प्रोवाइड्स द इन्फेंट पैसिव इम्यूनिटी देता है, इससे जो है जो कोलोस्ट्रम होता है, जो मिल्क होता है स्टार्टिंग वाला मिल्क, उसमें वो पीता है बच्चा माँ से, तो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। तो ये भी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर इज यूज्ड एज ए वेक्टर इन ह्यूमन जीन थेरेपी, तो रेट्रोवायरस आ जाएगा। जीन थेरेपी में कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, रेट्रोवायरस। अगला देखिए 10वां, इन ह्यूमन फीमेल्स द सर्ज ऑफ LH हार्मोन कोज ओव्यूलेशन। अब ये LH सर्ज क्या होती है हमें पता होना चाहिए। LH सर्ज का मतलब है रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH, मतलब रैपिड तेज़ी से LH हार्मोन की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रेशन होना, और जिससे कि उसकी ज़्यादा सिक्रेशन होएगी तो मैक्सिमम लेवल है वो जो लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इसका जो मिड में आकर जो 28 दिन की साइकिल है 14वें दिन जो है इसका पीक लेवल बन जाता है, मैक्सिमम लेवल हो जाता है इसका। तो इसलिए उस समय इसको LH सर्ज बोलते हैं। उस LH सर्ज के दौरान ही ओवुलेशन होती है, तो इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन है फिनोमिना ऑफ मल्टीपल जीन्स कंट्रोलिंग ए सिंगल ट्रेट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी कि वो फिनोमिना जिसमें मल्टीपल जीन जो है वो एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिजेम्बलेंस बिटवीन मार्supial मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड प्लेसेंटल मैमल्स ऑफ एल्सवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। 13वां क्वेश्चन देखिए, नेम द साइंटिस्ट हु नेम्ड DNA एज न्यूक्लिन, इसका आ जाएगा फ्रेडरिच मेस्चर आ जाएगा, स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना। इन 1869 में इसने इसको न्यूक्लिन बोला था, DNA उसको क्या है DNA को न्यूक्लिन कहा था इसने। 14वां क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग, देखो ये बायो की NCERT बुक में तो है नहीं, तो ये इस तरह साल्मन फिश दिखा रखा है गूगल पर। तो साल्मन फिश जो है अपने में तो जो है ट्रांसजेनिक का रोज़ी दे रखी है, लेकिन उसका मिल्क के बारे में बता रखा है, मार्केटिंग का उसका कोई जिक्र नहीं कर रखा। लेकिन ये जो है साल्मन फिश है ये मार्केटिंग के लिए अप्रूव हुई है पहली बार मार्केट में जाने के लिए। देखिए 15वां क्वेश्चन नेम द फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ वुमेन, अब अपनी जो NCERT बुक में दे रखा है वो ड्राइपेथिकस रामापिथिकस से स्टार्ट हो रखे हैं। तो जो ड्राइपेथिकस होते हैं वो एप लाइक जैसा होता है, और जो रामापिथिकस वो ज़्यादातर एप और मैन दोनों की तरह होता है। ऑस्ट्रेलोपिथिकसेंस होमो हैबिलिस, अगर हम मनुष्य के प्रथम पूर्वज का नाम देखें, जैसे होमोसेपियंस नाम है अपने मनुष्य का, तो यह होमो हैबिलिस भी हो सकता है। और
जैसे कि होमो हैबिलिसिन से आगे डेवलप होता गया है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चंस है। तो ड्रायोपिथिकस भी आ सकता है इसका आंसर, और होमो हैबिलिस भी। 16वां क्वेश्चन देखिए। अब ये सेशन और रीजन वाला आ गया है। पहला 16वां है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप इन F1 जनरेशन। ठीक, ये राइट ऑप्शन है भाई। अगला देखिए, ट्रू है ये ए वाला। रीज़न क्या कह रहा है, वन अलील इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, ये भी ट्रू है। यानी ये रीज़न है, ये भी ट्रू है। तो इसका जो ऑप्शन है ए आ जाएगा कि बोथ आर ट्रू, ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इसका ए आंसर आ जाएगा। अगला 17वां देखिए, RNA वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आर सेफ। कह रहे हैं जो RNA वैक्सीन बनती है DNA टेक्नोलॉजी से वो सेफ होती है। दे आर लाइव पैथोजेंस टू इंड्यूस इम्यूनिटी। अब ये जो इसके सी ऑप्शन आ जाएगा। सी का मतलब है कि ए तो ट्रू है भाई, जो वैक्सीन बन रही है वो तो सेफ होती हैं, लेकिन वो लाइव पैथोजेंस इंड्यूस नहीं करते इम्यूनिटी, ये फॉल्स है। तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। 18वां देखिए, इकोसिस्टम इज ए डायनेमिक सिस्टम, ये भी राइट है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग मेंटेन द बैलेंस इन एन इकोसिस्टम, ये भी ट्रू है और उसको एक्सप्लेन भी कर रही है। इसी के कारण ये डायनेमिक होता है। इकोसिस्टम जब एनर्जी फ्लो करती है इसी के कारण डायनेमिक हो जाता है। तो ये 18वां का जो है ये आंसर आ जाएगा। ए और आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका ए आ जाएगा। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन जो है, क्या कह रखा है, एक्सप्लेन हाउ पोलीएम्ब्रियोनी अकर्स इन सिट्रस एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। कह रहे हैं सिट्रस में पोलीएम्ब्रियोनी कैसे होती है और इसका क्या महत्व है समझाइए। पोलीएम्ब्रियोनी हमें पता होना चाहिए, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का होना क्या कहलाता है, पोलीएम्ब्री। पोली माने बहुत से, एम्ब्रियो माने एम्ब्रियो, यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो किसमें, सीड के अंदर, उसको बोलेंगे पोलीएम्ब्रियोनी। ये जैसे सिट्रस है, ऑरेंज है, मैंगो है, इनमें बहुत सी वैरायटी में होते हैं मैंगो की में। सम ऑफ द न्यू सेलर, इसमें क्या होता है, जो ये एम्ब्रियो बनते हैं किससे बनते हैं, न्यू सेलर सेल से बनते हैं। किसे बन से, न्यू सेलर सेल से बनेंगे, एम्ब्रियो सैक से नहीं बनते, ये न्यू सेलर सेल से बनेंगे सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के जो चारों तरफ होती है न्यू सेलर सेल्स, उससे क्या बन जाती हैं, ये एम्ब्रियो बन जाते हैं। स्टार्ट डिवाइडिंग, और वो जो न्यू सेलर सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, और फिर उसके अंदर आ जाएगी एम्ब्रियो सैक के अंदर, एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज, और एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाएगी। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज, तो ऐसे स्पीसीज में हर एक ओव्यूल के अंदर बहुत से एम्ब्रियो होते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो न्यू सेलर एम्ब्रियोज हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के, मतलब बिल्कुल सिमिलर होते हैं। दूसरा क्या है, न्यू सेलर एम्ब्रियो जो बनते हैं वो फ्री फ्रॉम वायरसेस, मतलब उनमें वो डिजीज से फ्री होते हैं, हेल्दियर और विगरस सीडलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी फ़ायदा है। तीसरा क्या है, इट इज़ हाईली यूज्ड इन सिट्रस ब्रीडिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन, ये सिट्रस ब्रीडिंग में और फ्रूट प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चौथा क्या है इसका, इसमें ये तीन तुम्हारी ये दिखा रखी हैं, तो आप तीन इसकी सिग्निफिकेंस लिख देना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ कॉपर बेस्ड आईयूडीज प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड मेंशन वन एडवांटेज ओवर। अब ये दिखा रखा है कि कैसे करते हैं, जो कॉपर बेस्ड होते हैं वो कॉपर आयन रिलीज़ करते हैं, और जो कॉपर आयन रिलीज हो जाते हैं वो सप्रेस कर देते हैं स्पर्म मोटिलिटी को, यानी इस पर जो मूव करता है, मूवमेंट होती है उसकी, मोटिलिटी होती है उसको दबा देते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाएगा। और जो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी सप्रेस कर देते हैं, और फर्टिलाइज भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे तो इसका ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देगा। और इसकी एडवांटेज क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस है, इसे मतलब बहुत लंबे समय तक इफेक्टिव रहती है ये कॉपर रिलीजिंग जो होती है, और हाईली इफेक्टिव होती है, रिवर्सिबल होती है, और फॉर लॉन्ग पीरियड्स के लिए होती है, लास्टिंग 5 to 10 years विदाउट नीडिंग डेली और मंथली एक्शंस, मतलब जो लंबे समय तक चलती है, हमें मंथली या रोज़ कोई ऐसा कार्य नहीं करना पड़ता
प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो ये कॉपर्टी 5 से 10 साल तक के लिए लॉन्ग लाइफ मतलब लॉन्ग टर्म होता है इसका इफेक्ट, तो इसलिए ये इसकी एडवांटेज है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बताना क्या होते हैं ये इम्पोर्टेंट। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट अमंग एडोलसेंट टुवार्ड्स STIs। हमें एडोलसेंस यानी जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं उनको अवेयर क्यों करना जरूरी है इन STIs के बारे में, 2 कारण बताइए। डिजीज़ और इन्फेक्शंस, वो इन्फेक्शन जो कि ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स और आर कोलेक्टिवली कॉल्ड STDs, VDs, RTIs। वो जो इन सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो बीमारी फैल जाती हैं उन्हें बोलते हैं STIs। एग्जाम्पल एड्स है, जेनाइटल वार्ड्स है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस B है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, हमें एडोलसेंट्स को अवेयर क्यों करना ज़रूरी है, 2 कारण बताने हैं। पहला तो है स्प्रेडिंग अवेयरनेस वुड हेल्प पीपल टू लीड ए रिप्रोडक्टिवली हेल्थी लाइफ। अगर वो अवेयर होंगे तो वो हेल्दी लाइफ जिएंगे, उनको सारी बातों के बारे में पता होगा, अपने आप को बीमारियों से बचा कर रखेंगे। दूसरा, एजुकेशन अलाउज पीपल टू अंडरस्टैंड रिस्क ऑफ STIs। अगर हम उन्हें अवेयर कर देते हैं तो उन्हें उनके रिस्क के बारे में पता चल जाता है और फिर वो प्रोटेक्शन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करेंगे, जिससे कि जो है नंबर ऑफ न्यू इन द फैक्टिंग्स हो जाएगा भाई। फर्टिलाइजेशन जो है, जो नई बीमारियां न्यू इन्फेक्शंस हैं उसको रोक देगा ये जो है, अगर वो प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे तो रिड्यूस कर देंगे द नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस, जो बहुत से इन्फेक्शन होते हैं उनको कम कर देंगे, तो इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा 21वां क्वेश्चन देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट ए प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर 2 ट्रेट्स, 2 ट्रेट दे रखे हैं TTRR अब ये देखिए, जो हमारा 21वां क्वेश्चन है इसमें इन एन एक्सपेरिमेंट ए प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर 2 ट्रेट्स कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r वाज सेल्फ पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेशन किया गया। तो उन्होंने पूछा है कि पॉसिबल गैमेट्स क्या होंगे, तो कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r हो जाएंगे। अगला को बी पार्ट है इसका, गिव द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ सफरिंग्स इफ द बोथ जीन्स एसोर्ट इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंटली वाले की 9:3:3:1 रेशो आ जाती है। तो ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, हाउ डज इंडस्ट्रियल मिलानिज्म सपोर्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो हमारा जो ये है B सेक्शन चल रहा है, यानी कि B सेक्शन में सभी क्वेश्चंस 2-2 अंक के हैं। तो अगला देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म वाला कैसे सपोर्ट करता है, तो हमें ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। इंडस्ट्रियल मिलानिज्म होता क्या है, इट सपोर्ट्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय demonstrating how environmental changes drive evolution through differential survival। कि जो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसको ये जो है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कैसे सपोर्ट करता है। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में एनवायरमेंटल का जो चेंज आते हैं उसमें कौन सी स्पीसीज़ है कैसे अपने आप को सुरक्षित रखती है, वो रिप्रोड्यूस करती है, अपनी जो है नंबर्स इंक्रीज़ करती है रिप्रोडक्शन करके, कैसे वो फिट रहती है
उसके वो ऐसे इसमें दिखाया गया है। देख लेते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस एंड वेरिएशंस क्या कहती हैं। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि 1850 में था, इंग्लैंड की बातें हैं ये। वहाँ पर बहुत सारी वाइट विंग्ड मोथ थी ट्रीज़ के ऊपर, और डार्क विंग ट्री जो थी या मिलेनाइज्ड मोथ वो कम थी। कब थी? जब कोई भी इंडस्ट्री वगैरह नहीं हुई थी, इंग्लैंड में नहीं लगी थी फैक्ट्रियाँ वगैरह, तो तब सब जो ज़्यादातर जो थी वो वाइट कलर की मोथ थी। पिट्सन बिटुलेरिया मोथ नाम था उसका, और उसका जो थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर्ड लाइकन, जो प्लांट्स थे ट्रीज़ थे उनके ऊपर जो लाइकन थी उसकी ग्रोथ थी वो वाइट कलर की थी। कवर्ड द ट्रीज़, उसने पेड़ों को ढक रखा था लाइकन ने। इन दैट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड में जो वाइट विंग मोथ्स हैं वो सर्वाइव करती थी, क्योंकि वो अपने आप को छिपा लेती थी वहाँ पर, उनको प्रीडेटर को दिखाई नहीं देती थी। बट द जो डार्क कलर थी वो मोथ थी, वो जो है उसको प्रीडेटर्स पिक्ड आउट कर लेता था, खा जाता था, उनको साफ नज़र आ जाती थी प्रीडेटर्स को। तो वहाँ डार्क वाले के लिए जीना आसान नहीं था। वाइट वाले तो बैकग्राउंड में छिप जाते थे, वाइट बैकग्राउंड में, इसलिए प्रीडेटर्स को नज़र नहीं आती थी, तो वह वाइट वाली सर्वाइव कर जाती थी। फिर इंडस्ट्री आने के बाद क्या हुआ, 1920 में उनकी इंडस्ट्री आ गई थी, तो वहाँ जो है डार्क विंग्ड मोथ थी उनकी संख्या ज़्यादा हो गई थी वाइट विंग से। तब क्या ऐसा क्या हो गया था, वो प्रोपोर्शन रिवर्स हो गया था, यानी मोर डार्क तो ज़्यादा हो गई थी और वाइट वाली कम हो गई थी। तब क्या हुआ था, जो ट्री ट्रंक्स पहले वाइट थे अब वो डार्क हो गए थे, इंडस्ट्री के स्मोक के कारण, सूट के कारण उस पर जम गया था। और इस कंडीशन में क्या था, वाइट विंग जो विंग है वो डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू द प्रीडेटर्स, क्योंकि लाइकन जो होती है, लाइकन जो है पोल्यूशन में सर्वाइव नहीं कर पाती, तो जो लाइकन ने वाइट ट्री का कवर बना रखा था वो इस पोल्यूशन के कारण ख़त्म हो गया। तो अब जो है वो बैकग्राउंड जो है ब्लैक हो गया है। उस ब्लैक ब्राउन बैकग्राउंड में जो वाइट विंग थी वो प्रीडेटर को साफ नज़र आने लगी थी और उसको आराम से वो खा जाता था। और जो डार्क वाली हैं वो अपने आप को उन्होंने बचा लिया था और वो सर्वाइव कर गई थी। तो अब यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या कहता है, प्रीडेटर्स विल स्पॉट ए मोथ अगेंस्ट ए कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड। यहाँ ये बात है, ये प्रिंसिपल लगा लो एक तरह से कि प्रीडेटर हैं जो वो स्पॉट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं अगेंस्ट ए कंट्रास्टिंग, यानी कंट्रास्ट बैकग्राउंड का मतलब है अगर बैकग्राउंड वाइट है तो ब्लैक मोथ को खतरा है, उसको प्रीडेटर स्पॉट कर लेगा। अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो वाइट को कर लेगा। तो इस तरह से है, लाइकन विल नॉट ग्रो इन एरियाज दैट आर पॉल्यूटेड। मोथ दैट वर एबल टू कमफ्लेज दैमसेल्स, जो अपने आप को कर सकी, दैट इज़ हाइड इन द बैकग्राउंड, सर्वाइव होगी, जो जिसमें कैपेसिटी थी हाइड करने की अपने आप को, वो सर्वाइव कर गई। दिस इज शोड दैट इन ए मिक्सड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडेप्ट, जो बेटर अडेप्ट कर पाया, सर्वाइव कर पाया और इंक्रीज़ कर पाया पॉपुलेशन साइज़ को, वो ही सर्वाइव कर पाया। तो यही डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन है कि जो बेटर अडेप्ट कर सकता है वही सर्वाइव कर पाएगा, वही रिप्रोडक्शन करके अपना पॉपुलेशन साइज़ बढ़ा पाएगा। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इसको सपोर्ट करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इसका या तो आपको ये करना है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का, या फिर इसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है, टू एविडेंसेस बताने आपको फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी दैट सपोर्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसके लिए भी देख लीजिए, टू एविडेंसेस हैं फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजी दैट सपोर्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। पहला है बायोजेनेटिक लॉ और रिकैपिचुलेशन थ्योरी। ओंटोजनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजनी। ओंटोजनी का मतलब होता है जो भी उसकी डेवलपमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, स्टार्टिंग से लेकर एम्ब्रियो से लेकर मैच्योर होने तक, वो होती है ओंटोजनी। रिकैपिचुलेट्स फाइलोजनी, इसका मतलब वो पूरे हिस्ट्री को दोहराता है। डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गन रिपीट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। कोई भी ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है वो हिस्ट्री को रिपीट करती है। ये वॉन, लेकिन जो वॉन था उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरा क्या था, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स, जैसे रिजेम्बलेंस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो थे वो बिल्कुल रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, कोई पता ही नहीं सकता कि भाई कौन सा फ्रॉग का है, फिश का है, मैमल्स का है। बिल्कुल अर्ली जो होते हैं एम्ब्रियो बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। इससे ये पता चलता है कि भाई जो एंसेस्टर इवोल्यूशन है वो एम्ब्रियोलॉजी से पता चलता है कि भाई इवोल्यूशन हुआ है। द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एम्ब्रियो ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स फॉलो द सेम बेसिक पैटर्न, सबका सेम बेसिक पैटर्न था। अगला है जो है डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ऑर्गन्स
ये थर्ड जो एग्जांपल दे रखा है वर्टिब्रेट ऑर्गन्स के बारे में बता रखा है। जैसे 2 चैम्बर्ड हार्ट है, वो फिश के अंदर 2 चैम्बर्ड है। डेवलपमेंट होके जो है एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड का बन गया, और डेवलपमेंट होने के बाद 4 चैम्बर्ड का बन गया बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इस तरह से इवोल्यूशन हो रही है। तो ये डेवलपमेंट है वर्टिब्रल ऑर्गन्स, ये भी इसका एम्ब्रियोलॉजी उसका आ जाएगा ऑर्गन्स वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इन दो में से आपको एक ही करना था। अगला अब अगला देखो, इसमें 3 चॉइस दे रखे हैं। 22वें क्वेश्चन में आपके पास 3 चॉइस हैं। एक तो आप कर सकते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला, एक कर सकते हैं आप एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी वाला, या फिर एक इस कर सकते हैं अच्छा ये 3 दिन में दे रखा है। अच्छा ठीक, हाँ हाँ, दो ही ऑप्शन है, 2 ही चॉइस हैं, 2 में से एक करना है आपको, 3 नहीं है। आगे देखिए, हाउ डू नारकोटिक ड्रग्स अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये करें नारकोटिक अफेक्ट, एक तो नारकोटिक ड्रग्स क्या होती है, मादक होती हैं जो नशा ला देती हैं, वो ड्रग्स होती हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे प्रभावित करती हैं, इसका एग्जाम्पल देना है। इसमें भी इंटरनल ना, इसमें इंटरनल चॉइस नहीं है। आगे देखिए कैसे क्या करती है ये। इफेक्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नारकोटिक ड्रग्स जो होती है स्पेसिफिकली ओपियोइड्स होती हैं, जैसे कि हीरोइन है, ये एक्ट एज करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिप्रेसेंट की तरह करती है, एक्ट एज सेंट्रल नर्वस डिप्रेसेंट। इट बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनके रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर ये ड्रग्स जो है बाइंड हो जाती हैं, और इससे क्या होता है, ये न्यूरल एक्टिविटी को स्लो कर देती हैं और बॉडी फंक्शन को भी स्लो कर देते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दे रखा है, व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हाउ आर दे यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये इसका में अथवा में भी दे रखा है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। या तो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला करिए, या आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला करिए, दोनों में से एक आपको करना है। तो देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, एक तरह से ये सीजर्स होती है, मॉलिक्यूलर सीजर्स। जैसे अपने कैंची होती कपड़ा काटते हैं, वैसे ही ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं, मॉलिक्यूल्स को काटते हैं। तो यहाँ डीएनए मॉलिक्यूल्स को काटने का काम करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो इसमें इनको हम न्यूक्लियेजेस भी बोल देते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियेजेस। ये 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेस और एंडोन्यूक्लियेजेस। जो एक्सोन्यूक्लियेजेस होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए में से, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर देते हैं। कहाँ से, एंड्स ऑफ द डीएनए, मतलब लास्ट जो लास्ट होता है एंड से करेंगे, कट कर देते हैं। और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो विद इन द डीएनए बीच में से करते हैं, किसी स्पेसिफिक पोजिशन में से कट करते हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो बीच में से कट करता है, वो पहले तो लेंथ को चेक करता है, भाई कितनी लेंथ है डीएनए सीक्वेंस की। फिर उसकी लेंथ जानने के बाद वो अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, भाई उसको किस सीक्वेंस पे कट करना है, उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके साथ वो बाइंड हो जाएगा, और फिर उसको कट कर देगा। 2 स्ट्रैंड, दो जो कट ईच हर एक दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा ये, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा। स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन पे कट करेगा। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखिए, ये दे रखा है GAATTC CTTAAG। ये बेस्ट सीक्वेंस होता है जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में पढ़े, ये सेम इसका सेम वो होता है, रीडिंग सीक्वेंस सेम होता है इसका, बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मलयालम में आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, वो सेम होता है, तो उसी को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। अब ये देखो, ये काम कैसे करता है रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, EcoR1 का यहाँ एग्जांपल दे रखा है, कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। देखो, एक तो वेक्टर डीएनए ले लिया। वेक्टर डीएनए वो है जिसमें से हम इसको डीएनए को डाल लेंगे, वेक्टर का काम करेगा डीएनए को ले जाने के लिए, डीएनए फ्रेगमेंट को ले जाने के लिए। एक फॉरेन डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हमें चाहिए, जो हमें डालना है, तो दोनों को हम सेम उससे कट करेंगे, सेम इको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे।
एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट। देखो यहाँ जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC है, GAATTC, GA के बीच में, ये GA के बीच में कट करता है EcoR1, इधर भी GA के बीच में, फॉरेन डीएनए को भी GA के बीच में, और ये भी यहाँ भी GA के बीच में कट करेगा। तो इस तरह से DNA between bases G and A only when the sequence GATT is present in the DNA। तो इस तरह से कट कर देगा। कट करने के बाद देखो EcoR1 दिखा रखा है, यहाँ GA के बीच में कट करने के बाद जो ये लास्ट वाला AATTC ये रिमूव हो जाएगा, और जब नीचे से किया था तो यहाँ से G रिमूव हो जाएगा, तो ये स्टिकी एंड बन जाएगा। और इसी तरह इसमें भी देखो यहाँ GA के बीच में कट हुआ था, तो यहाँ ये जो है G रिमूव हो जाएगा, नीचे ये से AATTC रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ भी स्टिकी एंड बन जाएगा। जब ये स्टिकी एंड एक दूसरे के ऊपर हम ऐसे बाइंड करेंगे DNA लाइगेज एंजाइम के साथ, ऐसे स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे पे बिल्कुल। ये अब जो नीचे सबसे नीचे वाला डायग्राम है, ये RDNA तैयार हो गया है, यानी ये वेक्टर DNA हो गया। और ये इधर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने होस्ट में डालना है, तो इसको हम होस्ट में डालेंगे। ये रिकॉम्बिनेंट DNA तैयार है, तो इस तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है और इसके सिग्निफिकेंस है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये यूज़ करते हैं, सेपरेट करते हैं डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड DNA सेगमेंट्स बाय साइज, यानी कि जब मॉलिक्यूलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कट कर देता है तो हम इसको इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लेके आते हैं, ये पता करने के लिए कि भाई जो DNA है वो कट हुआ है या नहीं हुआ है, बड़े फ्रैगमेंट बने हैं, छोटे फ्रैगमेंट बने हैं, कैसे बने हैं, वो सब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चलता है। क्या होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लेते हैं। कटिंग ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रैगमेंट ऑफ DNA, यानी मॉलिक्यूलर सीजर से हमने काट दिया है तो फ्रैगमेंट बन जाते हैं DNA के। इन फ्रैगमेंट को हम सेपरेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से। हमें पता है जो DNA फ्रैगमेंट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और उनको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे हम, उसको एनोड की तरफ है जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ है उसको उसकी तरफ मूव करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, यानी कि DNA नेगेटिव चार्ज हो गया। और तो हमने क्या करना है, हमें उसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ धकेलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एनोड की तरफ धकेलेंगे। और एक एग्रोज जो है एग्रोज मैट यहाँ मीडियम लेंगे हम, जो कि नेचुरल पॉलीमर होता है, सीविड से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको। और एग्रोज में DNA फ्रेगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग थ्रू सीव इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय जो एग्रोज जेल हमने वो किया है, वो एक तरह से छलनी का काम करेगा। भाई उसमें जो छोटे पीस होते हैं DNA के वो तो नीचे आ जाते हैं, बड़े नहीं आ पाते। सीव का मतलब उसमें छेद होते हैं छोटे, उसमें से फ्रैगमेंट निकलते हैं। तो ये डायग्राम देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ये देखो 1 2 3 4 ये दिखा रखे हैं, यहाँ से ये बेल दिखा रखे हैं, इसमें से ये जो है DNA के फ्रैगमेंट हमने ऊपर डाल दिए थे और इनमें से निकल के आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा जो छोटे जो फ्रैगमेंट हैं वो सबसे नीचे आ गए हैं, देखो स्मॉल साइज़ वाले नीचे आ गए हैं, बड़े वाले ऊपर ही रह गए हैं। यानी एग्रोजेल में जो उनका साइज़ होता है छेद का, उसमें से बड़े निकल नहीं पाते, वो ऊपर ही रह जाते हैं, जो छोटे वाले हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो DNA बैंड्स हमें अलग अलग, चारों वेल से हमें अलग अलग DNA बैंड्स मिल रहे हैं। तो ये हमें DNA बैंड्स तो मिल गए इसमें एग्रोजेल में। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये जो ऑरेंज कलर जो बैंड्स हैं DNA के, वो इथिडियम ब्रोमाइड से हमें पता चलेंगे। अगर हम इसको उसको स्टेनिंग कर देंगे इथिडियम ब्रोमाइड के अंदर, और उसके बाद उसकी एक्सपोज करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज से, तभी हमें वो दिखाई देंगे DNA फ्रैगमेंट्स, नहीं वैसे दिखाई नहीं देंगे। स्टेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टेनिंग किससे करनी पड़ेगी, इथिडियम ब्रोमाइड से, और उसमें फिर अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोज करेंगे, तभी हमें वो दिखाई देंगे। फिर दिखाई देने के बाद हम बैंड्स को कट कर लेंगे, DNA बैंड्स को कट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उस जेल पीस से। तो इस स्टेप को बोलते हैं इल्यूशन। तो इस तरह से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है ये क्वेश्चन हो गया है 24वां क्वेश्चन। अब अगला देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन।
डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ बायोमास के उसके क्या बताने हैं, सिग्निफिकेंस बताने हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये पिरामिड इसमें जो है ये एनर्जी फ्लो में हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द एनर्जी फ्लो थ्रू द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। जब एनर्जी फ्लो करता है तो ये बायोमास का जो पिरामिड होता है एनर्जी फ्लो के बारे में बताता है। इट शोज़ हाउ एनर्जी इज़ लॉस्ट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। क्या बताता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कैसे एनर्जी लॉस्ट होती है, रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज इन बायोमास। जब एनर्जी लॉस होता है तो बायोमास में भी डिक्रीज होता है। दूसरा क्या है, बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है कि भाई इट इलस्ट्रेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोमास अमंग द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हाईलाइटिंग द प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर्स जो होता है एज द बेस ऑफ द इकोसिस्टम। और ये बताता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पिरामिड में बेस पे होते हैं। इकोसिस्टम है प्रोडक्टिविटी जो है इकोसिस्टम की जो है उसके प्रोडक्टिव में हेल्प करता है, ये बताने में हेल्प करता है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विद किस किस से बताता है, विद द हायर बायोमास एट लोअर ट्रॉफिक लेवल। ज़्यादा बायोमास लेवल होगा तो ये पता चलता है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई है, इंडिकेटिंग ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। इससे ज़्यादा बायोमास है तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। अगला क्या है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इन सबके रिलेशनशिप के बारे में बताता है, उससे ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का पता चलता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी। 2 अंक के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब सी 3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है इसको एक्सप्लेन करना है, ये देख लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, जो फर्टिलाइजेशन उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे ही जो आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जो पोलन ट्यूब है वो रिलीज़ कर देती है 2 सिनर्जिड्स होते हैं, तो वहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो है वहाँ 2 मेल जो है वहाँ से एंट्री करने के बाद वो गैमेट कर देती है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स। रिलीज उनमें से एक मेल गैमेट जो है वो मूव कर जाता है, यानी सिनर्जिस में दोनों के दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं। उनमें से एक मेल गैमेट है जो एग सेल की तरफ चला जाता है। देखिए नीचे दिखा रखी है ये ऊपर देखो, ऊपर डिजनरेटिंग सिनर्जिस दिखा रखे हैं और यहाँ जाइगोट दिखा रखे हैं, यहाँ एग सेल थी तो ये एग सेल की तरफ चला जाता है एक गैमेट, मेल गैमेट, और फ्यूज़ हो जाता है उसके न्यूक्लियस के साथ और वो कंप्लीट करता है सिंगेमी। यानी फर्स्ट जो फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है वो सिंगेमी होता है। इसे डिप्लॉयड सेल बन जाता है। डिप्लॉयड सेल होती है जाइगोट, यानी सिंगेमी से जाइगोट बनेगा। जो दूसरा मेल गैमेट है वो चला जाता है पोलर न्यूक्लियाई के बाद, देखो बीच में सेंटर में यहाँ पोलर न्यूक्लियाई था, यहाँ चला जाता है और वहाँ पर ये फ्यूज होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। यानी कि एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ वो फ्यूज़ होगा तो सेंटर में जाने के बाद तो वो क्या बना देता है, ट्रिप्लॉइड बना देता है। उसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बना देता है। बीच वाले को देखो डायग्राम में दिखा रखा है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और एक मेल गैमेट आ गया और इसने क्या कर दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। फिर देखो इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो गए, एक मेल गैमेट का 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोल देंगे। और जो प्रोडक्ट इसका बन रहा है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोल देंगे। 3N है इसकी प्लॉइडी, जो 3N होती है, जाइगोट की 2N होती है। तो इस तरह से डबल इसमें 2 फर्टिलाइजेशन हो गए हैं। 3 अप्लाइड न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन्स टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक। दिस फिनोमिना को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ये यूनिक होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। जो सेंट्रल सेल होती है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगी बाद में। और जो जाइगोट बना था हमारा वो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये डबल फर्टिलाइजेशन का बता सकते हैं। अगला है एक्सप्लेन द
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन। देखिए हम फंक्शन यहाँ कर लेते हैं, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर वहाँ जाके करेंगे। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल ओव्यूल एनेबलिंग पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। यानी क्या काम है पोलन ग्रेन का, वो मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करता है फीमेल ओव्यूल के पास और पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करता है वो मेल गैमेटोफाइट की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, डिहाइड्रेशन से, केमिकल से, क्योंकि इनकी जो आउटर वाल होती है पोलन ग्रेन की वो स्पोरोपोलन की बनी होती है, वो जो हाईली रेजिस्टेंट होती है एसिड के, टेम्परेचर के, एंजाइम के, तो ये प्रोटेक्शन भी करता है। पोलन ग्रेन जो है अलाउज फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स। तो ये पोलन ग्रेन जो है जेनेटिक मटेरियल को भी ट्रांसफ़र करता है बिटवीन प्लांट्स के बीच में, इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है और 2 लेयर से बना होता है। 2 लेयर कौन कौन सी है, एक्साइन होती है, ये बाहर वाली होती है जो स्पोरोपोलन की बनी होती है, स्पोरोपोलन की बनी होता है। ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, ये विद स्टैंड करता है यानी रजिस्ट करता है टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड को, एल्कली सहन कर सकता है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड, कोई भी एंजाइम इसको स्पोरोपोलन को डिग्रेड नहीं कर सकता। दूसरी लेयर अंदर वाली लेयर है इंटाइन, जो कि थिन होती है, कंटिन्यूस होती है, और ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जो एक्साइन होती है उसमें एक पोर होता है जिसको अच्छा जर्म पोर दिखा रखा है। तीसरा पर्चर्स ऑन एक्साइन भी है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट, उसको जर्म पोर बोलते हैं, वहाँ से पोलन ट्यूब बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सराउंड्स द साइटोप्लाज्म पोलन ग्रेन्स। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है। मेच्योर पोलन में क्या होते हैं, 2 सेल हो जाती हैं विद न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। देखो ये दिखा रखी है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है बड़ी होती है और अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, इसमें ज़्यादा फूड रिजर्व होता है। लार्ज होती है, रेगुलर न्यूक्लियस होता है। ये देखो शेप जो दिखा रखी है रेगुलर न्यूक्लियस की दिखा रखी है, और ये पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, ये सिंगेमी में इन्वॉल्व होती है। जनरेटिव सेल ये एग के साथ फ्यूज हो जाती है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। तो ये जो है पोलन ग्रेन का हो गया। अब अगला देख लेते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म यूजिंग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन्स, हाउ डज इट शो कोडोमिनेंस। कैसे कोडोमिनेंस शो करता है ये देख लेते हैं इसका एलिलिज्म का, कोडोमिनेंस का। देखिए पहले मल्टीपल एलील हमें पता होनी चाहिए। मल्टीपल एलील क्या है, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन ऑक्युपाई द सेम लोकस, वो एक लोकस पे ही होते हैं, और कंट्रोल द सिंगल रेट, एक ट्रेट को 2 से ज़्यादा अगर एलील कंट्रोल करती हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील। फॉर एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप है जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये जो है अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो उसमें मल्टीपल एलील हमें दिखाई नहीं देंगे। ये जब हम इसकी स्टडी करते हैं पॉपुलेशन में तभी हमें मल्टीपल एलील दिखाई देगी, क्योंकि एक इंसान के अंदर तो या तो ए हो सकता है या ए बी हो सकता है ब्लड ग्रुप, या ओ हो सकता है। उसमें जो है एलील 3 नहीं हो सकती, एलील 2 ही हो सकती हैं। तो ये जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो ये हम एक पॉपुलेशन के अंदर करेंगे, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। तो इसके लिए देखो क्या बता रखा है, कोडोमिनेंस में क्या होता है, F1 जनरेशन में जो है जो F1 जनरेशन होती है वो रिजेंबल करती है बोथ पेरेंट के साथ। ये एग्जांपल है इसका हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप वाला एग्जांपल है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसीज होती हैं और वो एबीओ ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करती हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, एक जीन आई है वो कंट्रोल करता है, लेकिन इसकी जो अलील हैं वो इसकी 3 अलील हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एक शुगर होती है, शुगर पॉलीमर होता है दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। भाई उस पर किस प्रकार की वो है शुगर है वो जीन कंट्रोल करता है। तो जीन ए आई जीन की 3 अलील होती हैं, आई ए कैपिटल है, ये कैपिटल आई बी स्मॉल आई। तो ये 3 जो अलील हैं ये हैं एक जीन की, अलील आई ए एंड अलील आई बी प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर्स। अब ये 2 अलग अलग तरह शुगर प्रोड्यूस करती हैं आरबीसी के ऊपर। स्मॉल आई कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करती, बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ईच पर्सन पोजेस
एनी टू ऑफ 3 एलील्स। जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक इंसान तो 2 ही एलील शो कर सकता है। अगर मल्टीपल एलील की स्टडी करनी है तो पूरी पॉपुलेशन में स्टडी करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि मल्टीपल एलील होती हैं एक इंसान के अंदर, तो 2 ही एलील होती हैं एक जीन की। कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है IA एंड IB जो है डोमिनेंट होती हैं स्मॉल आई के ऊपर। एंड इन अदर वर्ड्स व्हेन IA एंड स्मॉल आई प्रेजेंट होती हैं, ओनली IA एक्सप्रेस, बिकॉज स्मॉल आई है वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करती। एंड व्हेन IB एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट, IB एक्सप्रेसेस, बट जब IA एंड IB प्रेजेंट टुगेदर, दे बोथ एक्सप्रेस देयर एक्टिविटी, देयर ओन टाइप ऑफ शुगर्स। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। अभी ये केस है कोडोमिनेंस का, जब A और IB दोनों एक साथ आ रही हैं तो ये एक साथ आना ही कोडोमिनेंस है। दोनों अपना प्रभाव दिखा रही हैं, दोनों अपना अलग अलग प्रभाव दिखा रही हैं AB और BB, इसलिए जो है इसमें दोनों तरह की शुगर होती हैं। और 3 डिफरेंट एलील्स दिखा रखी हैं इसमें, तो 3 डिफरेंट एलील हैं तो अलग अलग 6 कम्बिनेशन बनेंगे इनके। ये देखो नीचे दिखा रखे हैं अलील फ्रॉम पेरेंट 1, ये देखो IA। अगर एक से IA हैं तो 2 से क्या बनेंगे, दूसरे अलील से IA, जीनोटाइप क्या बन जाएगी IAA, इसमें IB बन जाएगी। और जो ब्लड ग्रुप बना A बन गया, इसका A भी बन गया, IA स्मॉल आई का A बन गया, IB का A भी बन गया, IB जो है B बन गया, I जो है B बन गया, स्मॉल आई दोनों तो O बन गए, क्योंकि इसमें कोई शुगर नहीं थी तो बिना शुगर वाला जो है वो बनेगा। अगला जो है इस तरह से आपको जो है इसको दिखा सकते हैं कि भाई एक जीन है, 3 अलील है, 6 इसकी जो है जीनोटाइप बन जाती हैं। और आप इस तरह से और ये 4 ब्लड ग्रुप बन गए, A बन गया, AB बन गया, B बन गया और O बन गया। O जो है यूनिवर्सल डोनर है, AB जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। इस तरह से आप कोडोमिनेंट का दिखा सकते हैं। जब A और B दोनों एक साथ एक्सप्रेस होती हैं वो कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अब हमारा 28वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन द ह्यूमन बॉडी। अब इसमें भी इंटरनल चॉइस दे रखी है, कैंसर का दे रखा है अगला, और एक ये लाइफ साइकिल का दे रखा है। तो देख लेते हैं इसको। देखिए प्लाज्मोडियम का जो है मलेरिया का जो वो पैथोजन है वो प्लाज्मोडियम होता है, छोटा सा प्रोटोजोआ होता है, और ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंट इसके स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम की, PY होता है मलेरिया, फाल्सीपैरम, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं अलग अलग तरह के मलेरिया के लिए। इसमें जो मैलिग्नेंट मलेरिया है जो कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम से कोज होता है वो मोस्ट सीरियस है और फैटल भी है, ख़तरनाक होता है, इससे मौत हो सकती है। तो हम आज लाइफ साइकिल देखते हैं। प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन की बॉडी में, और जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसकी स्पोरोजोइट होती है। जब वो काटता है ह्यूमन को तो उसके अंदर जो जाता है प्लाज्मोडियम की स्टेज में जाता है स्पोरोजोइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्टिव स्टेज पूछ लेते हैं कई बार प्लाज्मोडियम की, मलेरिया की, तो वो स्पोरोजोइट्स आ जाएगा कि स्पोरोजोइट हमारे शरीर में अंदर जाएगा। और बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज के अंदर होता है ये। पैरासाइट्स जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल, शुरू में लीवर सेल में मल्टीप्लाई करेगा और फिर अटैक करता है RBC में। शुरू में कहाँ करेगा, लीवर सेल में, फिर अटैक किया RBC में, और फिर RBC में अटैक करेगा तो RBC रप्चर हो जाएगी। जब रप्चर होती है RBC तो वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, उसके अंदर से टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है। उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम क्या, हीमोजोइन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर चिल एंड हाई फीवर। जो मलेरिया के अंदर जब ठंड देकर बुखार आता है वो तभी आता है जब RBC रप्चर होती हैं, क्योंकि जब RBC रप्चर होती हैं तो हीमोजोइन जो है वो एक टॉक्सिन है जो रिलीज होता है, जिसके कारण ठंड लगती है, बुखार आता है। तो ये इसका मेन कारण है। और ये हर एक 3 या 4 दिन में ऐसा होता है कि सर्दी देकर बुखार आएगा। वैन फीमेल एनोफिलीज जो है मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब वो इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है
तो वो पैरासाइट्स हैं वो उसके मॉस्किटो के अंदर चला जाता है और बॉडी के अंदर, और वहाँ पर उसकी फिर डेवलपमेंट हो जाती है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन द, जो पैरासाइट्स है वो मल्टीप्लाई करता है उसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर, और वहाँ उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है, वहाँ तक वो स्पोरोजोइट बना लेता है और फिर स्टोर हो जाता है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट ह्यूमन, फिर काटता है तो वो स्पोरोजोइट वो आ जाता है उसमें ब्लड के अंदर, उसके लीवर में आ जाएगा, और फिर ये इवेंट सारे जो ऊपर हमने अभी पढ़े हैं वो सारे रिपीट हो जाएंगे। तो इसमें 2 होस्ट होते हैं मलेरिया पैरासाइट के लिए, एक होस्ट है वुमेन है, दूसरा मॉस्किटो है। अपनी लाइफ साइकिल तभी कंप्लीट कर पाएगा जब उसको 2 होस्ट मिलेंगे। और जो फीमेल एनोफिलीज है, मॉस्किटो है, ये वेक्टर है, ट्रांसमिटिंग एजेंट है। तो ये लाइफ साइकिल है इसका। ये जो हमने अभी रीड किया वही इसमें दिखा रखा है। देखिए ये स्पोरोजोइट्स निकल रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, मॉस्किटो के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, उसके अंदर से ये स्पोरोजोइट्स निकले हैं। ये इन्फेक्टिव स्टेज है, ये यहाँ गट से निकल के ये जब काटेगा हमारे किसी भी पार्ट को काटेगा मॉस्किटो, देखो ये दिखा रखा काटता हुआ, तो ये जो इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स है ये एंटर कर जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। ये देखिए फिर लीवर में आ जाएगा। लीवर में ये क्या कर रहा है, ये अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपनी संख्या बढ़ा रहा है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है लीवर सेल के अंदर। ये देखो फिर लीवर सेल भी जो है रप्चर हो जाती है और वो ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे। ब्लड में देखो ये दिखा रखा है, आरबीसी दिखा दी इधर। पैरासाइट रिप्रोड्यूस आरबीसी के अंदर भी फिर दोबारा से ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है, आरबीसी ये फट जाएंगी और फीवर की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और दूसरे सिम्टम्स भी आ जाएंगे। और यहाँ जो पैरासाइट है वो न्यू आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। एक आरबीसी देखो रप्चर हो रही है, तो ये न्यू में ये रप्चर हो रही है, फिर दोबारा से दूसरी आरबीसी को कर दिया, ऐसे ये चक्कर का चलता रहता है। तो जैसे ही आरबीसी फटती है, रप्चर होती है, तो बुखार आता है, ठंड लगती है, कपकपी होती है। देखिए अब ये गैमेटोसाइट्स आ गए हैं, सेक्सुअल स्टेजेस आ गए हैं, आरबीसी में बनी है ये सेक्सुअल स्टेजेस। ये देखो मेल और फीमेल अलग अलग बन गए हैं, गैमेटोसाइट्स हैं ये देखिए। और यहाँ पर देखिए फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मिल। अब जब वो काटता है इंसान को, दोबारा से मच्छर इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, तो ये जो उसके अंदर गैमेटोसाइट्स होते हैं ये मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं गैमेटोसाइट्स। और ये देखिए फीमेल के अंदर आ गए हैं गैमेटोसाइट्स, खून के द्वारा ही आ गए हैं। यहाँ पर इनकी फर्टिलाइजेशन मच्छर के अंदर होनी है और मॉस्किटो गट के अंदर में, क्योंकि उसका जो ब्लड है वो गट के अंदर आया है, तो वहाँ गट के अंदर ये हो गई फर्टिलाइजेशन, और फिर ये सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजाइट्स के फॉर्म में चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं गट से, और फिर दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल बतानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये तो था हमारा प्लाज्मोडियम वाला। अगला है हमारा कैंसर के बारे में है, फिर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में है। तो कैंसर और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, अगला क्वेश्चन जो उससे अगला हमारा वो सिलेबस में नहीं है, बाहर से दे रखा है। तो अब हमारा कैंसर देख लीजिए, कैंसर क्या है। कैंसर में क्या होता है, जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है सेल की और वो ट्यूमर बना देता है। सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज़ हाईली कंट्रोल्ड। जो हमारे सेल के अंदर सेल की जो ग्रोथ हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है उसके ऊपर और रेगुलेट होती है। कैंसर सेल में क्या होता है, ये जो कंट्रोल है, ये रेगुलेशन है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और ब्रेक डाउन होने से क्या होगा, जो नॉर्मल सेल होती हैं वो तो प्रॉपर्टी शो करती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी वो आपस में एक दूसरे के साथ सटी होती हैं। और जब ये कैंसरस सेल्स बन जाती है तो ये प्रॉपर्टी नहीं रहती इनके पास, कॉन्टैक्ट एक दूसरे कॉन्टैक्ट में इनहिबिट हो जाता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ख़त्म होने के बाद। और फिर ये कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, और इसका एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, जो कैंसर सेल हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं और बहुत सी सेल बना देती हैं, उसको ट्यूमर बोल देंगे। और ये ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो नॉर्मली जो है रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, मतलब ये क्योरेबल होता है और ये
वहाँ से सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं, जहाँ पर ये फैलता नहीं है, एक ही जगह पर रहता है, जहाँ ये पैदा हुआ वहीं पर रहेगा, स्प्रेड नहीं होता किसी दूसरे पार्ट पे, ना ही वहाँ पर, और जहाँ पर है यहाँ वहाँ लिटिल डैमेज ही करेगा, ज़्यादा नहीं करता है, सर्जरी से को रिमूव कर सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो जो होता है मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल होते हैं कॉल्ड द नॉन नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। दीज सेल्स जो हैं बहुत तेज़ी से वेरी रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़, अपने चारों तरफ जो इसका टिश्यू है, सेल है, उसको ये तेज़ी से उनको नष्ट कर देती हैं। एज दी सेल्स एक्टिवली डिवाइड, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं, तो ये आल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल्स। तो जब तेज़ी से डिवाइड करें तो उनको एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, तो क्या करती हैं, जो उसके चारों तरफ नॉर्मल सेल्स हैं उनका खाना भी खा जाती हैं, और ये नॉर्मल सेल्स हैं ये स्टार भूखी मर जाती हैं बाय कम्पीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए। सेल्स स्लॉट फ्रॉम सच ट्यूमर्स, तो इस तरह से ट्यूमर्स तो हो ही गया सेल में, उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण जो नॉर्मल सेल होती हैं वो भूखी मर जाती हैं, एक तरह से उनकी हत्या हो जाती है। और ये जो ट्यूमर्स हैं ये वाले एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाते हैं ब्लड के थ्रू, और वहाँ भी ये ऐसा ही सब कुछ कर देती हैं, और वहाँ पर भी नया ट्यूमर बना लेती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, और ये ख़तरनाक होता है, इससे इंसान की मौत तक हो जाती है। अगला देखिए, ये डिटेक्शन या डायग्नोस कैसे करेंगे। डिटेक्शन जो है वो बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड पे डिपेंड है। उसकी स्टडी करेंगे टिश्यू की, ब्लड की, बोन मैरो टेस्ट करेंगे फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स, भाई सेल की संख्या कितनी बढ़ गई है वो देखने के लिए रेडियोग्राफी है, सीटी स्कैन है, कंप्यूटर टोमोग्राफी है, एमआरआई है। इनसे क्या करते हैं, कैंसर का जो है डिटेक्शन करते हैं, डायग्नोस करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, सर्जिकल, कैंसरस टिश्यूज़ को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। रेडियोथेरेपी, ट्यूमर सेल्स को इरेडिएट उसके ऊपर जो है किरणें डाल देते हैं, लिथली बाय रेडिएशन, ताकि वो सेल जो है कैंसर सेल, ट्यूमर सेल वो मर जाए। कीमोथेरेपी का ड्रग्स भी दी जाती हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, बस इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं, हेयर फॉल होता है, लॉस अनीमिया हो जाता है। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, पेशेंट्स आर गिवन विद अल्फा इंटरफेरोन, उनको अल्फा इंटरफेरोन दिए जाते हैं विच एक्टिवेट देयर इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि उसके इम्यून रिस्पॉन्स को, सिस्टम को जो है एक्टिवेट कर देती हैं, और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में वो हेल्प करती हैं। तो इससे अगला क्वेश्चन है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या होगा, मोस्ट एफिशिएंट मेथड है स्क्रीनिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स इज बेस्ड ऑन द principle that the cloned DNA fragments disrupts the coding sequence of a gene, यानी कि वो कोडिंग सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एग्जाम्पल दे रखा है, पावरफुल मेथड है स्क्रीनिंग का ये इंसर्शनल एक्टिवेशन। इसमें पता चल जाता है कि रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है या नहीं है। इसको बोलते हैं ब्लू वाइट सिलेक्शन। इस मेथड में क्या करते हैं, इसका जो प्रिंसिपल दे रखा है, मेथड इज बेस्ड अपॉन द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द लैक जेड जीन प्रेजेंट ऑन द वेक्टर। ये वेक्टर पे प्रेजेंट होता है लैक जेड जीन, इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। लैक जेड जीन जो होता है ये एक एंजाइम कोड करता है बीटा लैक्टोसाइडेज विच कैन क्लीव ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ये जो एंजाइम है ये एक सबस्ट्रेट को क्लीव कर देता है ब्लू कलर्ड में प्रोडक्ट में। किसके ऊपर है, ये जेड जीन जो है, लैक जेड जीन है, ये एंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, और ये सबस्ट्रेट को ब्लू कलर्ड में तोड़ देता है। इफ़ दिस लैक जेड जीन इज इनएक्टिवेटेड बाय, अगर इस लैक जेड जीन में हम कुछ इंसर्ट कर देते हैं, टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट का इंसर्ट कर देते हैं, तो ये इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने के कारण क्या होता है, ये क्या करता है, वो ब्लू कलर डेवलप नहीं कर पाता, वाइट कलर आता है। तो वाइट कलर अगर आ जाता है तो ये पता चल जाता है ये रिकम्बिनेंट बन गया है, और अगर ब्लू कलर ही आता रहेगा तो ये उसका ये होगा कि भाई वो अभी रिकम्बिनेंट
नहीं बना है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से रिकम्बिनेंट की और नॉन रिकम्बिनेंट की। वाइट कलर तो बता देगा रिकम्बिनेंट है और ब्लू कलर बताएगा नॉन रिकम्बिनेंट। इस तरह से इसका हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब हमारा जो डी सेक्शन है वो स्टार्ट हो गया है। ये केस स्टडी वाला सेक्शन है। इसमें देखिए, एन एक्वेटिक इकोसिस्टम रिसीव्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, मतलब बहुत सारा सीवेज डाल दिया है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में अनट्रीटेड सीवेज उसका सारा उसमें उलेट दिया है, लीडिंग टू ए सडन डेथ हो जाती है फिश की एंड फाउल स्मेल, गंदी बदबू भी आने लग जाती है। तो क्या है, वट प्रोसेस कोज्ड द डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, क्या ऐसा हो गया कि उसमें एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो गई है। यूट्रोफिकेशन हो जाता है भाई, उसमें ज़्यादातर जो हैं ग्रोथ कर जाते हैं वहाँ के जो हैं पानी के अंदर प्लांट्स वगैरह, और उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो है फिश वगैरह की डेथ हो जाती है। नेम द बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, उसका नाम है एरोबिक हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये रैपिड डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट की ऑक्सीजनेटेड वाटर में, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, तो ये बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करके ही ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। व्हाट इज़ बीओडी? बीओडी होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाउ डज इट चेंज इन दिस केस? ये इस केस में ये कैसे चेंज होएगी? तो भाई देखिए, बीओडी का इधर दिखा रखा है। बीओडी होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, वो है ऑक्सीजन का अमाउंट जो कि चाहिए बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि उसमें वेस्ट वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको कंज्यूम करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए होगी उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर पॉल्यूटेड वाटर है, इसका मतलब उसको बीओडी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज़्यादा बीओडी की डिमांड है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पानी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। बीओडी से हम बता सकते हैं पानी की शुद्ध है या नहीं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगला देखिए, सजेस्ट टू प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड सच कंडीशंस। भाई ऐसी कंडीशन ना आए, भाई यूट्रोफिकेशन ना हो, उसमें एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ ना हो, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए इन्होंने बता रखा है डी वाले का इधर कि एक तो बिफोर डिस्पोजल हमें क्या करना चाहिए, सीवेज को ट्रीट जरूर करना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट में। ऐसा करेंगे तो हम इस कंडीशन से बच सकते हैं और लेस पोल्यूटेड हो जाएगा वो पानी। सेकंड क्या है, जो रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर रन ऑफ होते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वो उसमें ज़्यादातर फॉस्फोरस नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो उसको भी हमें, और ये क्या करते हैं, या अगर ये यूं के यूँ चले जाते हैं तो ये भी एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ का कारण बनते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इन दोनों कारण को हमें कम करना है, तो हम उसको कर सकते हैं। या में ये दे रखा है इसका क्वेश्चन जो दे रखा है, या तो आपको ये प्रिवेंटिव मेजर्स वाला करना है या फ्लोक का करना है। फ्लोक क्या होते हैं? फ्लोक्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रही होती है तभी फ्लोक बनते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय द एसोसिएशन ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया विद फंगल, जो बैक्टीरिया है वो फंगस के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एज दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर, अब ये फ्लोक ने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन द सीवेज, दे ग्रो एंड क्लब टुगेदर टू फॉर्म फ्लोक्स, और ये फिर ग्रो कर जाते हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इनको खाने के लिए मिल जाता है और ये फ्लॉक बना लेते हैं। तो इस तरह से केस स्टडी का जो है 4 मार्क्स का था। अगला केस स्टडी देखिए, ये क्या कह रहे हैं अगले केस स्टडी में, वेस्टर्न घाट्स हैं वो स्ट्रेच कर रहे हैं क्रॉस 6 इंडियन स्टेट्स तक जा रही हैं और वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट और स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। इट होस्ट्स ओवर 7,400 species including 3 to 5 globally threatened species. The region is known for the endemic species like the loin-tailed macaque and Malabar civet. Threats include deforestation, mining, and the monoculture plantations.
कंजर्वेशन इंक्लूड्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डेजिग्नेशन, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। तो यहाँ से हमें बताना है। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, व्हाट मेक्स द वेस्टर्न घाट्स ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्या चीज़ है जो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाती है। एक तो वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पीसीज पाई जाती हैं। दूसरा हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म क्या होता है, एक वो एरिया होता है जहाँ पर जो स्पीसीज पाई जाती है वो कहीं और नहीं पाई जाती, तो इसको ही एंडेमिज्म बोलते हैं कि कोई भी स्पीसीज है वो एक जगह मिलेगी और वहाँ ज़्यादा मात्रा में मिलती है, वो स्पीसीज कहीं भी कहीं और नहीं मिलती, तो वो एंडेमिज्म होता है। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं हॉटस्पॉट्स। नेम वन एंडेमिक स्पीसीज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, लॉयन टेल्ड मैकेल, ये हो जाएगा आपका। सी है मेंशन वन ह्यूमन एक्टिविटी दैट थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी इन दिस रीजन, डिफॉरेस्टेशन है, माइनिंग है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चौथा है हाउ डज यूनेस्को रिकॉग्निशन हेल्प इन कंजर्वेशन, भाई यूनेस्को जो रिकॉग्नाइज कर लेती है वो कैसे कंजर्वेशन में हेल्प करती है। इट हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिसिटी, भाई जब यूनेस्को उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी तो पब्लिसिटी हो जाती है, उसकी ग्लोबल पब्लिसिटी हो जाती है, वो फिर फंड्स अट्रैक्ट करती है, भाई फंड मिलेंगे कंजर्वेशन के लिए, फंड्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूनेस्को रिकॉग्निशन ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स एंड इंक्रीजिंग द अवेयरनेस among the citizen and government to raise the level of the protection for the region। अब क्या करते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि भाई जो है इंक्रीज करेंगे अवेयरनेस इसके बारे में, ताकि क्या हो, सिटीजन गवर्नमेंट को, ताकि वो इसको प्रोटेक्शन को बढ़ाए, सभी लोग मिलकर इसको बढ़ा दे प्रोटेक्शन को। तो इस तरह से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, अवेयरनेस बढ़ाई गई है। आगे देखिए डी के अथवा में दे रखा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है इज प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ, रोल पूछ रखा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। ये हेल्प करती है प्रिजर्व द रीजन बाय रिड्यूसिंग द सोयल एरोजन, क्या कर देंगी, सोयल एरोजन को कम कर देंगे। प्रिवेंटिंग द हैबिट डिस्ट्रक्शन, हैबिट को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेंगे। मिटिगेशन द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कोज्ड इंटेंसिव नॉन नेटिव मोनोकल्चर प्लांटेशंस, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में हेल्प करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन थे, केस स्टडी के थे, 4-4 अंक के थे। अब हमारा जो है सेक्शन ई है, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों में इंटरनल चॉइस है, 5-5 अंक के क्वेश्चन हैं। तो तीनों में से आपको 2-2 दे रखे हैं, उनमें से एक करना है, एक एक करना है। पहला है एक्सप्लेन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन्स विद सुटेबल डायग्राम, देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। तो टेस्टिस में क्या होता है, मेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे इनको। प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट द प्यूबर्टी, म्यूसिस से क्या होएगी, स्पर्म बनेंगे। द स्पर्मेटोगोनिया जो है प्रेजेंट एट द इनर साइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये अंदर की तरफ होते हैं, ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं माइटोटिक डिवीजन से और अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज इन नंबर। ईच स्पर्मेटोगोनियम कंटेन, हर एक स्पर्मेटोगोनियम में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी अभी ये डिप्लॉयड होते हैं, सेकेंडरी तक ये क्या है, डिप्लॉयड होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म्स पर पहले तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, स्पर्मेटो डिवाइड करें माइटोसिस से, ये जो है कुछ स्पर्मेटोगोनिया का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो जिनका साइज़ बड़ा हो जाएगा उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। दैट अंडरगो म्यूटिक डिवीजन, उनकी वो फिर म्यूसिस करेंगे, म्यूसिस करके क्या करते हैं, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। अब यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तब उनमें हाफ क्रोमोसोम रह जाते हैं, 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जो है रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम की रिडक्शन कब होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ कब हो जाते हैं, जब वो प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तब क्रोमोसोम नंबर में हाफ रह जाते हैं। तो स्पर्मेटिड्स ट्रांसपोर्ट, अब ये जो बन गए हैं जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये इनको स्पर्मेटिड्स बोल देते हैं, ये इनको ट्रांसफर कर देते हैं स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस से इसको
स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पर्म हेड्स में रिमेन एम्बेडेड, स्पर्म का जो हेड होता है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहता है और वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेता है। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एंड आर रिलीज्ड, जब ये रिलीज होते हैं फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, इसको बोलेंगे स्पर्मिएशंस। तो यहाँ 3 टर्म होती हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, एक होती है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होती है स्पर्मिएशन। इन तीनों टर्म में से कोई भी टर्म पूछ सकते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है और स्पर्मिएशन क्या है, तीनों अच्छे से बताने हैं आपको। तो ये डायग्राम बताना है आपको। देखिए एट प्यूबर्टी पे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया 1 दिखा रखा है, ये माइटोसिस कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे 1 से 2 स्पर्मेटोगोनिया बने, 2 से 4 बने, फिर क्या होगा, इनको बोल देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनमें से साइज एक का साइज बड़ा हो जाता है, उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होएगी, तो ये क्या बनेंगे, 1 से 2 बन जाएंगे। 1 से 2 बन गए, देखो ये जो नीले नीले दिखा रखे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इससे जो 1 दिखा रखा है ये 2 बन गए हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ रह गए हैं। सेकंड म्यूटिक डिवीजन हुए तो स्पर्मेटिड्स बन गए, जो ग्रीन कलर के स्पर्मेटिड्स हैं, इनका डिफ्रेंशिएशन होया है, ये स्पर्मेटोजोआ बन गया है। तो देखो एक सेल से हैं जो 4 स्पर्मेटिड्स बने हैं, 4 स्पर्मेटोजोआ बने हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ हैप्लॉइड दिखा रखे हैं, शुरू में जो है यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम 46 क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ पर देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब 23 हो गए हैं और स्पर्म्स में भी 23 ही हैं। तो ये डायग्राम बना देना है। अब हार्मोनल कंट्रोल क्या है इनका, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इनिशिएटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये प्यूबर्टी के समय ये सिक्रेट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ जाता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर 2 हार्मोन रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH और FSH। LH लीडिंग सेल्स पे काम करेगा, एक्ट करेगा और स्टिमुलेट कर देगा लीडिंग सेल को, और वो एंड्रोजन सिक्रेट कर देती हैं। और FSH क्या करती हैं, वो सर्टोरी सेल पर एक्ट कर देती हैं और वो क्या सम अदर फैक्टर्स को स्टिमुलेट कर देते हैं सिक्रेशन में की हेल्प से, विच हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस, फिर वो उसमें स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनल चॉइस में क्या दे रखा है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है। ह्यूमन में देखो क्या है, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो है ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव में ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, पेयर ऑफ ओवरीज हो गए। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गए, डक्ट सिस्टम हो गए, जिसमें कि फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटालिया हो गया, मेमरी ग्लैंड्स हो गए। तो ये जो चारों पार्ट्स हैं और सिस्टम के, ये इंटीग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, क्या करने के लिए, टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो एक तरह से ये इसका फंक्शन भी हो जाएगा, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओवरीज क्या होते हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो की फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, सेवरल स्टीरॉयड आयरमन्स भी प्रोड्यूस करती हैं, एक तरह ओवरी का फंक्शन हो गया। हर एक ओवरी के बाहर एक थिन एपिथेलियम होती है जो कि एनक्लोज करती है ओवेरियन स्ट्रोमा को, विच इज डिवाइड टू ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। पेरिफेरी पे कॉर्टेक्स है, अंदर की तरफ मेडुला है। फैलोपियन ट्यूब जो है एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ द ओवरी टू द यूट्रस तक वो एक्सटेंड करती है। पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो पार्ट ओवरी के नज़दीक होता है वो फनल शेप होता है, उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको फिम्बरी बोलते हैं। इनफंडिबुलम जो है वो एम्पुला में जाता है, जहाँ उसके साथ ज्वाइन कर लेता है यूट्रस के साथ विद इस्थमस। यूट्रस इज पियर शेप्ड होता है और उसको वॉम भी बोलते हैं। यूट्रस जो है वो ओपन वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स, कैविटी ऑफ सर्विक्स कैनाल जो होती है along with vagina forms a birth canal. Wall of the uterus has 3 layers of tissue, 3 होती हैं। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, मायोमेट्रियम मिडिल थिक लेयर होती है स्मूथ मसल्स की, विच एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। एंडोमेट्रियम जो होती है लाइन द यूट्रिन वाइल
एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें चेंजेस आती हैं एंडोमेट्रियम में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स में क्या क्या आ जाएंगे? मोन्स प्यूबिस, ये क्वेश्चन होता है। पफी टिश्यू का कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। लेबिया मेजोरा होता है, फ्लैशी फोल्ड होती है दैट सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया माइनोरा जो होता है, MI आ जाएगा, इधर MA है, MI आएगा। पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर ये भी फोल्ड टिश्यू होता है। ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन partially covered by a membrane called hymen. The teeny finger-like projection present at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening is called the clitoris. Mammary glands होते हैं, paired structure होते हैं that contain the glandular tissue and variable fats. Each glandular tissue contains 15 to 20 mammary lobes containing alveoli that secrete milk. मेमरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म मेमरी एम्पुला। तो इस तरह से ये जो है एक क्वेश्चन हो गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगला क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और इसके चॉइस में दे रखा है लैक, जो है लैक ओपरेन दे रखा है। तो आप इन दोनों में से इनको ये कर सकते हो। प्रेजेंस में और एब्सेंस में दे रखा है इसमें लैक्टोज की, तो आप इन दोनों में से एक कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं एक बार क्या है। ट्रांसक्रिप्शन है पहले। इसमें ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया, तो आपको देख लीजिए प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में 3 तरह के जो हैं RNA होते हैं, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, tRNA और rRNA, राइबोसोमल RNA। तीनों जो RNA हैं वो एक ही सिंथेसाइज ए प्रोटीन, तीनों ही क्या करेंगे सेल के अंदर जो है नीडेड टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन इन ए सेल। तीनों की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन बनाने के लिए। मैसेंजर RNA जो है वो प्रोवाइड्स करता है टेम्पलेट। ट्रांसफर RNA ब्रिंग्स अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को लेके आता है एंड रीड द जेनेटिक कोड। राइबोसोमल RNA क्या करते हैं? वो स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। देयर इज़ ए सिंगल, एक ही पॉलीमरेज से काम चल जाता है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज से, दैट कैटालाइजेज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ द RNA इन द बैक्टीरिया। यानी तीनों जो हमने RNA पढ़े हैं उनको ये अकेला पॉलीमरेज ही कैटालाइज कर देता है इनकी। RNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर एंड प्रोमोटर से बाइंड कर जाएगा एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन में क्या होता है? RNA पॉलीमरेज कर जाएगा। इट यूजेस द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होगा इसमें? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसको आप न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। ये देखिए दिखा रखा है, ये DNA स्ट्रैंड दिखा रखा है, DNA डबल हेलिक्स दिखा रखा है, रेड वाला दिखा रखा है, ब्लू वाला दिखा रखा है। सिग्मा फैक्टर जो है RNA पॉलीमरेज के साथ आ गया है, इसके बिना जो है इनिशिएशन स्टार्ट नहीं होगी। तो ये जो है बाइंड और RNA पॉलीमरेज से बाइंड हो जाता है, इनिशिएशन हो गई है। देखिए एलोंगेशन में देखिए RNA जैसे ही एलोंगेशन स्टार्ट हो, देखिए इनिशिएशन, ये जो सिग्मा फैक्टर है ये बाहर रिलीज हो गया है और ये RNA ट्रांसक्रिप्ट बन गया है। ये RNA पॉलीमरेज आगे चलता जा रहा है, टर्मिनेशन तक चला जाएगा। इस तरह से देखिए ये जो रेड वाला है, रेड वाला DNA हेलिक्स का रेड वाला दिखा रखा है, इसके साथ ये अपना RNA बना रहा है। टर्मिनेशन में देखिए लास्ट में जो है रो फैक्टर आ जाता है और RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो जाता है, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। इट यूजेस न्यूक्लियोटाइड एज ए सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेज इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन। इन टेम्पलेट से क्या बनाएगा? जो रेड वाला है वो टेम्पलेट है, फॉलोइंग द रूल ऑफ द कंप्लीमेंटरिटी। कंप्लीमेंटरिटी का मतलब है A से T, यहाँ A से U बाइंड हो रहा है ना, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन RNA बन रहा है ग्वानिन साइटोसिन से हो रहा है, एडिनाइन जो है यूरेसिल से हो रहा है। इस तरह से बाइंड हो रहे हैं
इट आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स, इससे जो है हेलिक्स भी खुल जाता है। एंड कंटिन्यूज एलोंगेशन, और एलोंगेशन कंटिन्यू करती रहती है। ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम, छोटा सा स्ट्रेच या एंजाइम से बाउंड रहता है। एक बार जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो टर्मिनेट तक पहुंच जाता है तो जो नेसेंट जो बना है अभी अभी आरएनए फॉल ऑफ हो जाता है, इसलिए और आल्सो आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाता है, इसको टर्मिनेशन बोलते हैं। तो एक ही एंजाइम से तीनों स्टेप हो रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज से, तो ये कैटालाइज करते जाता है प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन। इट एसोसिएट्स ट्रांजिशनली विद द इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर से और टर्मिनेशन फैक्टर, दोनों से ये एसोसिएट होता है। जब स्टार्ट होता है सिग्मा फैक्टर से, जब टर्मिनेट होता है तो रो फैक्टर से। तो इस तरह से इनिशिएशन और टर्मिनेशन में हेल्प करता है। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर्स alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate और टर्मिनेट। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ये क्या है हमारा, इसके उसमें है ओपेरोन। ओपेरोन देख लेते हैं क्या है। लैक ओपेरोन, लैक ओपेरोन में देखिए, लैक ओपेरोन क्या है, ये इसका क्लोज एसोसिएशन है बिटवीन जेनेटिक्स के बीच में। फ्रांसिस जैकोब एंड जैकोब मोनोड है, इन्होंने मिलकर काम किया था। इन्होंने पहले तो ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटरी सिस्टम को एलुसिडेट किया था। लैकोपेरिन में क्या होता है, लैक का मतलब होता है लैक्टोज। ए पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है, वो रेगुलेट हो रहा है कॉमन प्रोमोटर से एंड रेगुलेटर जीन से। यानी एक ही जो है प्रमोटर रेगुलेटर पॉलीसिस्टोन को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। इस अरेंजमेंट को बोल देते हैं, ये बैक्टीरिया में कॉमन होती है अरेंजमेंट, इसको ओपेरोन बोल देते हैं। देखिए, द लैक ओपेरोन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, जिसको बोलेंगे आई जीन। ये देखो इसमें दिखा रखा है, ये आई जीन है, ये रेगुलेटरी जीन है, ये बैक्टीरिया का दिखा रखा है। हियर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू द इंड्यूसर, ये इंड्यूसर का नहीं है, ये रेगुलेटरी जीन का है। एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई ए, देखिए दिखा रखे हैं जेड वाई ए। जो जेड है वो किसके लिए कोड कर रहा है, द आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर। आई जीन से क्या बनेगा, रिप्रेसर बनेगा। और जेड जीन से क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइड बनेगा, और जो कि हाइड्रोलिसिस कर देता है डाइसैकराइड्स का, लैक्टोज का। मोनोमेरिक यूनिट्स में लैक्टोज में और ग्लूकोज में तोड़ देता है बीटा गैलेक्टोसाइड्स ग्लूकोज लैक्टोज को। वाई जीन जो है वो किसके लिए कोड करता है, परमेजेज के लिए। परमेजेज क्या करती है, ये परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है सेल की, ताकि बीटा गैलेक्टोसाइड उसमें अंदर से आसानी से जा सके। और जो थर्ड वाला है जीन अनकोड से ट्रांसएसिटाइलेज, जो तीसरा वाला है ए वाला, ए जो है वो ट्रांसएसिटाइलेज को कोड करता है। ऑल द 3 जीन्स प्रोडक्ट्स इन द लैकोपेरिन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज, ज़रूरी है तीनों। इन मोस्ट अदर operons genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway। अब ये देखिए दिखा रखा है। अब हमारे क्वेश्चन में एब्सेंस और प्रेजेंस में पूछा गया है। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर देख लेते हैं। देखिए, जब हमारा लैक्टोज है, जब लैक्टोज एब्सेंट है तो आई जीन ने जो है रिप्रेसर बना दिया, मैसेंजर आरएनए से रिप्रेसर बना दिया। जब हमारा लैक्टोज एब्सेंट है, इंड्यूसर हमारा एब्सेंट है, यानी लैक्टोज एब्सेंट है, तो ये जो हमारा रिप्रेसर है ये ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाएगा। ऑपरेटर से बाइंड हो गया रिप्रेसर, तो क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। जेड वाई ए से कुछ भी नहीं बनेगा। ये कब है, जब वो एब्सेंट है। लेकिन जब जैसे ही लैक्टोज आ जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, तो वो क्या है, आई ने रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बनाया, यहाँ पर जो है ये रिप्रेसर बन गया, रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। रिप्रेसर से क्या, इंड्यूसर लैक्टोज है, ये लैक्टोज आके बाइंड हो जाता है, तो लैक्टोज बाइंड होने से क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है रिप्रेसर, और ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा इनएक्टिव होने के बाद, और फिर ये स्विच ऑन हो जाता है। ये जेड वाई अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, लैक मैसेंजर आरएनए बन गया। फिर
जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया, वाई से परमीएज बन गया, और ए से ट्रांस एसिटाइलेज बन जाएगा। तो इस तरह से तीनों बन जाते हैं ये। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट और एब्सेंस का आपको पता चल गया होगा। यहाँ लैक्टोज जो है सबस्ट्रेट है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड रेगुलेट्स द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। ये ही ऑन ऑफ करता है लैक्टोज जो सबस्ट्रेट है, इसलिए इसको इंड्यूसर बोलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, जब ग्लूकोज नहीं होता तो लैक्टोज जो है प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम, लैक्टोज को डाल देते हैं बैक्टीरिया में। लैक्टोज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है सेल के अंदर परमेजेस की हेल्प से। लैक्टोज जो है देन इंड्यूसेस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। रिप्रेशर जो होता है ओपेरॉन जो सिंथेसाइज करते हैं ऑल द टाइम, ये ऑल द टाइम बना रहता है, कंस्टिट्यूटिवली का होता है, अपने आप बनता रहता है ऑल द टाइम। रिप्रेशर फ्रॉम द आइजीन से ये और रिप्रेशर को इनएक्टिव एक्टिव करना है वो लैक्टोज की प्रेजेंट एब्सेंस से पता चलेगा। रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द operon and prevents RNA polymerase from the transcribing the operon. In the presence of the inducer such as lactose or allolactose, the repressor is inactivated by the interaction with the inducer. This allows RNA polymerases access to the promoter and transcription proceeds. Regulation of the lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesized by its substrate. रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरेंट बाय द रिप्रेशर इज रेफर टू एज द नेगेटिव रेगुलेशन। जब रिप्रेशर इसको रेगुलेट करता है तो नेगेटिव बोल देते हैं। ये पॉजिटिव कंट्रोल के भी अंडर होता है बट इट इज़ बियॉन्ड। तो ये हमने सिर्फ नेगेटिव पढ़ना है। अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इंटरनल चॉइस है। व्हाट आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन देयर एडवांटेज एंड पॉसिबल कंसर्न्स। देखो पॉसिबल कंसर्न्स तो हम यहीं से कर लेते हैं। पॉसिबल कंसर्न्स क्या क्या चिंता हो सकती है इनसे। हेल्थ कंसर्न्स हो सकता है, न्यू जो प्रोटीन बनता है इन जीएमओ में वो क्या करता है, वो एलर्जिक रिएक्शन कोज कर सकता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, जो जीएमओ क्रॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो क्रॉस पोलिनेट कर जाती हैं, वो माइट क्रॉस पोलिनेट वाइल्ड प्लांट के साथ। फिर क्या करते हैं, सुपरवीड स्टार्ट बन जाती हैं और सुपरवीड का जो है रेजिस्टेंट नहीं हो, वो रेजिस्टेंट होती है हर्बिसाइड्स के, वो उस पर हर्बिसाइड का भी असर नहीं होता। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द स्पेसिफिक, जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मेकिंग दैम मोर वल्नरेबल टू डिजीज़। इस तरह से एक खतरा हो जाता है। अगला क्या है, इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स। हम टारगेट पे तो कर रही है लेकिन कई बार क्या हो जाता है, नॉन टारगेट भी टारगेट पे आ जाता है। देयर इज ए कंसर्न्स दैट इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लाइक कॉर्न वगैरह है, बिट्टी कॉर्न है, माइट अनइंटेंशनली हार्म द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। तो ये इसकी कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं और आगे देख लेते हैं। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by the manipulations are called the genetically modified organisms। और इनके जो करैक्टर हैं वो देख लेते हैं। ये क्रॉप को मोर टॉलरेंट बना देते हैं, बायोटिक स्ट्रेस पे कोई असर नहीं होता, कोल्ड आ जाए, ड्रोट आ जाए, साल्ट हीट, बहुत मजबूत बना देते हैं। और केमिकल पेस्टिसाइड्स पे इनकी निर्भरता भी कम हो जाती है क्योंकि ये पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप भी बनाते हैं। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कम हो जाते हैं, इसमें जो कटाई के बाद होते हैं वो जो है नुकसान भी कम हो जाते हैं। और ये मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं प्लांट्स की। तो इससे क्या होता है, जो है फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एग्जॉस्ट नहीं होती, प्रिवेंट कर देते हैं उसकी। अगला क्या है, एनहांस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू।
न्यूट्रिशन वैल्यू फूड की बढ़ाते हैं, जैसे गोल्डन राइस का एग्जांपल है, इसमें विटामिन ए की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। विटामिन ए अनरिच्ड हो जाता है फिर वो, तो इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। अगला इसका अथवा में दे रखा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इन एग्रीकल्चर। ये कुछ बातें तो अभी सेम है, यही बताई हैं, ये सेम है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बता दोगे आप, और ये बातें बता दोगे किस किस तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा क्या है, जीएम हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज। मतलब अल्टरनेट सोर्स हो गया एक तरह से इंडस्ट्रीज के लिए, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेज, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब एग्रीकल्चर में पूछा गया क्वेश्चन कि भाई एग्रीकल्चर में कैसे क्या करते हैं, और एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन में ये दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन में है, सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल study in detail are the production of pest resistance plants which could decrease the amount of pesticides used। बीटी टॉक्सिन है, ये किससे मिलता है, एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, इसका शॉर्ट फॉर्म होगी बीटी। बीटी टॉक्सिन जीन होता है इसके अंदर, जिसकी क्लोनिंग की गई है उस बैक्टीरिया से एंड बीन एक्सप्रेस किया गया प्लांट्स के अंदर, ताकि वो जो है रेजिस्टेंट हो जाए इंसेक्ट के, विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, हमें ताकि कोई इंसेक्टिसाइड यूज ना करना पड़े। इन इफेक्ट क्रिएटेड ए बायोपेस्टिसाइड, एक तरह से बायोपेस्टिसाइड बना दिया है ये। और भी एग्जांपल देखिए, बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न हो गया, राइस हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, और सोयाबीन हो गया। एक एग्जांपल है जिसका हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बीटी कॉटन का। कुछ स्ट्रेन्स है बैसिलस thuringiensis की, वो प्रोड्यूस करती है प्रोटीन की, दैट किल सर्टेन इंसेक्ट, जो कि वो प्रोटीन इंसेक्ट को मार देता है। कौन से इंसेक्ट को मार देता है, लेपिडोप्टेरन्स है, टोबैको बड वोम है, आर्मी वोम है, कोलियोप्टेरन्स है, बीटल्स है, डायप्टेरन्स है, फ्लाइज, मॉस्किटोज। बीटा thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल बना लेते हैं ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। फिर उसको बोल देते हैं क्रिस्टल को, के अंदर एक टॉक्सिन होता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बोलते हैं। ये टॉक्सिन जो है इसको किल नहीं करता, क्योंकि ये इनएक्टिव स्टेज में होता है इसके अंदर। ये जब इंसेक्ट के गट में जाता है तब ये क्या होता है, वहाँ अल्कलाइन पीएच मिल जाता है उसको, और वहाँ पर वो एक्टिव हो जाता है और सोल्यूबल हो जाता है, और तब वो बाइंड हो जाता है उसके सरफेस के साथ, मिडगट के सरफेस के साथ, उसकी एपिथेलियल सेल्स होती है उसके साथ बाइंड हो जाता है, और उसमें पोर कर देता है, छेद कर देता है, जिससे उसकी सेल्स स्वेलिंग हो जाती है, और वो लाइसिस भी हो जाती है, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह से वो उसकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, इंसेक्ट को मार देते हैं और उस पौधे की सुरक्षा करते हैं। इस तरह से ये हमारा जो है 2026 का प्री बोर्ड का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हो गई है। आप इसको अच्छे से देख लेना, आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अच्छे से काम आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें कोई डाउट है तो, और अगली वीडियो के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आइकन बटन दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। कल हम अगली वीडियो में मिलेंगे, 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। और तब तक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।